जय श्री बालाजी की गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चों ने कहा सर आप में रिपीट कराओ फर्स्ट चैप्टर। तो बेटा आज अपन पहले चैप्टर को मैं आपको वापस से रिपीट करवाता हूँ। अपना पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। अपन को मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊं तो सबसे पहले पढ़ाने के लिए मेरे पास आपके लिए शब्द है आवेश। और आवेश अपन पढ़ेंगे तो देखो बेटा, अपन सबसे पहले बात करते हैं, मैं जो समझा रहा हूं वो ध्यान से समझना। अपने पास एक ये परमाणु है, दूसरा अपने पास ये परमाणु है। ये अपने पास वस्तु या परमाणु जो है वो ए है और ये क्या है, बी है। किसी भी परमाणु के मध्य भाग में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो सपोज इसके पास 5 प्रोटॉन है और 5, और बाहर वाली कक्षाओं में कौन मोशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। हम यहाँ बात करते हैं अपने पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, छोटे बाल कैसे करवा लिए? अरे बेटा छोटे बाल इसलिए करवा लिए कि मेरे थोड़े से बाल क्या है कि यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए थे, और वो इसलिए हो गए थे क्या, स्ट्रेस। अरे बेटा ये बाल निकलते स्ट्रेस की वजह से ही है। किस चीज की स्ट्रेस थी? अरे एक छोटी सी कहानी सुनाऊं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी तो किस्ती ही वहां जा डूबी जहाँ पानी पहले से ही कम था। तो बेटा इसके लिए मुझे ज्यादा आपको बताना नहीं चाहिए, आप सारे समझदार हो। ये बेटा क्या है कि पानी वानी की वजह से, कुछ खाने पीने की वजह से, कुछ नींद प्रॉपर नहीं लेने की वजह से, ज़्यादा पढ़ने की वजह से ये उड़ चुके थे। और मैंने छोटे करवा लिए ताकि बाल ना टूटे, और मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ऐसी कटिंग किसी और की भी है छोटी छोटी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मुझे भी अच्छी लगी, इसलिए बेटा मैंने भी छोटे छोटे बाल करवा लिए। हाँ मैं किसी में मिल रहा हूँ, एक छोटा एक बड़ा ऐसे मिल रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, इधर देखो आप। हाँ छोटे की आपको दिखाएंगे फोटो, उसमें देख लेना आप। इधर देखो अभी। तो बेटा देखो, ये एक वस्तु है ए, एक वस्तु है वो बी। इसके अंदर 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं किसी वस्तु पे कुल आवेश निकालूं, क्या निकालूं बेटा, कुल आवेश, तो कुल आवेश का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस धातु की बात करें तो अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बेटा, 5 है। जो प्रोटॉन होता है वो हमेशा धनावेशित होता है, इसलिए इसके लिए अपन +5 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेशित होता है, इसके लिए अपन यहाँ पे -5 लिखेंगे। तो यहाँ पर अपने पास जो कुल आवेश है वो कितना प्राप्त हो गया, 0 आवेश प्राप्त हो गया। कुल आवेश कितना है, 0। सिमिलर इस वस्तु में अपन बात करते हैं तो कुल आवेश की बात करें तो बेटा यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन हमेशा धनात्मक होता है, +6 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन सदैव ऋणात्मक होता है, इसलिए -6 लिखेंगे। तो अपने पास कुल आवेश कितना आ गया, 0 आ गया। जब किसी वस्तु पर कुल आवेश 0 होता है, इसका मतलब वो वस्तु कैसी होती है बेटा, यदि कुल आवेश आपके पास 0 प्राप्त हो रहा हो तो वो वस्तु कैसी होगी, उदासीन होगी। कैसी होगी, उदासीन। कहने का मतलब वस्तु ए और वस्तु बी, वस्तु ए व वस्तु बी दोनों की दोनों कैसी है बेटा, उदासीन है। ए और बी दोनों कैसे हैं, उदासीन है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? इसका मतलब यहां से एक चीज निकल के आई है कि यदि कोई वस्तु उदासीन है, कोई वस्तु कैसी है बेटा, उदासीन है। तो अपन बात करते हैं उदासीन है, उदासीन, उदासीन बोले तो न्यूट्रल है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या है, क्या देखो एक मिनट, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये उदासीन है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। आगे आप देखो इस पे जो कुल आवेश है, कुल आवेश भी कितना है बेटा, 0 है। कुल आवेश भी कितना है, 0। तो कोई वस्तु यदि उदासीन है तो उस पे कुल आवेश 0 होगा, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे अपन बात करते हैं, इसका मतलब दोनों वस्तुएं क्या है बेटा, उदासीन है। अब आगे एक शब्द समझना, घर्षण। क्या समझते हैं, फ्रिक्शन या घर्षण। घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु पे दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है, जब एक वस्तु से अपन दूसरी वस्तु को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से क्या होता है, ऊर्जा निकलती है और दूसरे में चली जाती है। जैसे हमने हाथों को रगड़ा, कुछ समय बाद में अपने हाथ कैसे हो जाएंगे बेटा, गर्म हो जाएंगे। ये गर्म क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने हाथों पे दूसरे हाथ से क्या करते हैं बेटा, कार्य करते हैं। और कार्य हमेशा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो आप जो कार्य करते हो वो हमेशा किस में बदल जाता है बेटा, ऊर्जा में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने
खाना खाया। क्या खाया? खाना। जैसे ही आपने खाना खाया तो आपने ये देखा होगा कि अपन जब भी खाना खाते हैं, जैसे अपने 6 रोटी खाई, 5 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, तो हमें क्या मिलेगी? हमने खाना खाया, हमें ऊर्जा मिलेगी। अब उस ऊर्जा की वजह से हम क्या करेंगे? कार्य करेंगे। जैसे किसी पेड़ को बना रहे हैं, किसी खेत के अंदर अपन खुदाई कर रहे हैं, ऐसे अपन क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो अपनी ऊर्जा उस कार्य में बदल रही है कि नहीं बदल रही है? हमने पेड़ को कुछ भी दिया तो हमने अपनी ऊर्जा के माध्यम से उसको दिया, पेड़ ग्रोथ करेगा, अपनी ऊर्जा कम होगी, अपनी ऊर्जा पेड़ के कार्य में गई, पेड़ ने अपना कार्य बनाया, उससे फ्रूट मिलेंगे, उसको अपन फिर खाएंगे, अपन को ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा, उष्मागतिकी का जो शून्य नियम है वो यही तो कहता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी भी आप ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते, एनर्जी डिस्ट्रॉयड नहीं की जा सकती। एनर्जी को केवल एक वेव से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जब अपन घर्षण करवाते हैं तो एक वस्तु से ऊर्जा निकलती है और दूसरी वाली वस्तु में चली जाती है। सेम ऐसा ही अपन यहाँ पे करते हैं कि इन दोनों में, वस्तु ए और बी है, इन दोनों की दोनों वस्तुओं में अपन क्या करवाते हैं बेटा? घर्षण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? घर्षण करवाते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, जब अपन इसके अंदर घर्षण करवाते हैं, घर्षण करवाएंगे तो देखो, ये आंतरिक प्रोटॉन है, ये तो अंदर बैठे हैं। हमेशा घर्षण करवाओगे तो बाह्य सतह में होगा, बाह्य सतह पर कौन बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो जैसे ही अपन इनमें घर्षण करवाने लगेंगे तो बेटा किन किन का संपर्क होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का संपर्क होगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का संपर्क होगा तो या तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे में जाएगा। तो देखो कैसा होता है। सपोज अपन ये मान लेते हैं, जैसे ही हमने घर्षण करवाना स्टार्ट किया, तो जो वस्तु ए है, इसमें प्रोटॉन तो 5 के 5 रहेंगे। सपोज इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और ये वस्तु बी है, इसके अंदर प्रोटॉन तो 6 प्रोटॉन ही रहेंगे, पर पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो निकला वो किस में चला जाएगा? इसमें। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहले इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, घर्षण के माध्यम से ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला और बी वस्तु में चला गया। हमें नहीं पता अभी क्या हुआ है, हमने केवल इतनी सी प्रोसेस की कि घर्षण करवाया, घर्षण करवाने की वजह से एक से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे में चला गया। अब इस पे अपन कुल आवेश निकालते हैं। कुल आवेश का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस वस्तु के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के लिए +6, इलेक्ट्रॉन के लिए -7। तो जो कुल आवेश है वो कितना आया? -1। कितना आया बेटा? -1 आया। अर्थात जब हमने घर्षण करवाया तो ये वाली वस्तु कैसी बन गई? ऋणावेशित बन गई। कैसी बन गई बेटा? ऋणावेशित बन गई। और यदि ये वस्तु ऋणावेशित बन गई तो बेटा आप सबको दिख रहा होगा कि ये वस्तु ऋणावेशित बनी है। इसका मतलब देखो, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यदि बेटा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, किससे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो आपकी जो वस्तु है वो कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। और यदि वस्तु ऋणावेशित है तो बेटा आपका कुल आवेश कैसा होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या सबको? आगे अपन बात करते हैं और इस वाली वस्तु के अंदर कुल आवेश निकालते हैं। तो देखो बेटा, इसके अंदर कुल आवेश निकालूं तो यहां पर जो कुल आवेश होगा, वो 5 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉनों का होगा। प्रोटॉन कैसा होता है? धनात्मक, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? +5। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित, इसलिए अपन क्या लिखेंगे? -4। कुल कितना बच गया? +1। इसका मतलब आपके पास जो कुल आवेश है वो कैसा आ गया? प्लस में। अब आप इसके अंदर देखो बेटा, आपके पास किसकी संख्या ज्यादा है? आपके पास यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है ना। तो बेटा यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो आपकी जो वस्तु है वो कैसी होगी? धनावेशित होगी। कैसी होगी वस्तु? धनावेशित। तो अपन यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं, यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो कोई भी वस्तु वो धनावेशित कब होगी? जब उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या हो? ज्यादा हो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? कम हो। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निकलना और दूसरी वस्तु में चला जाना। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है वह हमेशा धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गया वो हमेशा क्या हो जाती है बेटा? ऋणावेशित हो जाती है। यदि कोई वस्तु है, कोई परमाणु है, कोई धातु, उसमें यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो उसको अपन उदासीन बोलेंगे। और यदि कोई वस्तु उदासीन है तो उस पर कुल आवेश कितना होगा? 0
होगा। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कम है, तो वस्तु धनावेशित होगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है तो बेटा वस्तु ऋणावेशित होगी। अब ये पता कैसे चला? अरे प्रोटॉन धनात्मक होता है, जिसकी संख्या ज्यादा वो वस्तु वैसित तो होगी। तो यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है तो ये धनावेशित होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये ऋणावेशित होगी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, जो समझने वाली जो चीजें बनती है वो ये बनती है कि सबसे पहली बात तो ये आई कि आवेश का निर्माण कौन सी विधि के माध्यम से हुआ? तो अपन बोल सकते हैं घर्षण विद्युत के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से बेटा? स्थिर विद्युत जो है या जो आवेश है वो किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? घर्षण की वजह से उत्पन्न हुआ है। पहली बात तो समझ में आई आप सबको कि आवेश किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? घर्षण की वजह से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद में ये बात आता है कि आवेश जो बना है अपना, यहाँ पे जो आवेश बना है वो किसकी वजह से बना है? आवेश का निर्धारक कारक कौन है बेटा? आवेश का निर्धारक कारक है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आया तो ऋणावेशित बना, इलेक्ट्रॉन गया तो धनावेशित बना है। तो ये जो आवेश बनता है बेटा, आवेश जो बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की वजह से बनता है। और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो आवेश बन रहा है। इसका मतलब आप ये मान के चलो आवेश का मतलब ही इलेक्ट्रॉन है। आवेश खुद ही इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। इसीलिए तो बेटा आवेश का हम फॉर्मूला लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। या तो इलेक्ट्रॉन है वो 1 जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा या 5 जाएगा या 10 जाएगा। अर्थात जो आवेश बनेगा वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से बनेगा। इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के आने जाने से ही तो आवेश बनता है। आवेश एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है बेटा। आवेश ही क्या है बेटा? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है। और आवेश बनते किसके माध्यम से बेटा? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से बनते हैं। तो अब इसका मैं कुछ बेसिक जो अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो बता देता हूं। आवेश के बारे में पता कैसे चला? तो बेटा एक थेल्स नाम का साइंटिस्ट था, ग्रीक का, एक यूनान का, एक ग्रीक देश है वहां का एक अच्छा साइंटिस्ट था थेल्स। थेल्स ने क्या किया? वो बैठा था, साइंटिस्ट तो ऐसे ही होते हैं बेटा, वो बैठा था ऐसे, वो उसने एक स्केल ले रखी थी, उसको अपने ऐसे बालों से रगड़ रहा था। फिर उसने अपने बालों के पास लाया तो उसने देखा कि उसके बाल ऐसे खड़े होने लग गए थे। तो उससे उसको पता चला कि जब किसी वस्तु को अपन किसी दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो वहां पर एक गुण उत्पन्न हो जाता है। उस गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। बस केवल इतना ही थेल्स भाई साहब ने बताया था। उसके बाद में एक अलग साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेटा कुलाम। क्या नाम था? कुलाम। और कुलाम ने फिर मैथमेटिकली रिसर्च किए, जो मैं बताया आपको ऐसा उसने किया। और उसने ये बताया कि जब किसी धातु की सतह से या जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धनावेशित हो जाते हैं और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं जो ऋणावेशित हो जाती है। इसके माध्यम से आवेश का निर्धारण होता है और जो आवेश होता है वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। इसीलिए बेटा आवेश के बारे में कुलाम भाई साहब ने यह भी बताया था। इसीलिए तो बेटा अपन आवेश है Q, Q का जो फॉर्मूला होता है वो प्लस माइनस एन ई होता है। ठीक है। जो आवेश होता है, जो ये अपना आवेश होता है, इस आवेश के बारे में अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो आवेश है, आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का जो SI मात्रक होता है वो बेटा कुलाम ही होता है। क्या होता है? कुलाम। आवेश का जो SI मात्रक कुलाम है ये किसने दिया था? ये कुलाम ने दिया था। और इसीलिए बेटा इसका SI मात्रक क्या पड़ा? अपना कुलाम नाम पड़ा। कुलाम। अपन आवेश की बात करें तो Q इज इक्वल टू क्या होती है बेटा? IT। एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT। क्यों? विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। इसका मतलब यदि आवेश है तो विद्युत धारा है, आवेश है तो विद्युत धारा है। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। यदि किसी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो वहां पर धारा है, इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे हैं तो वहां पर धारा नहीं है। तो धारा ही तो बेटा इलेक्ट्रॉन है, धारा ही तो अपना आवेश है। तो आवेश का जो सब SI मात्रक है वो कुलाम होता है। ये किस कुलाम ने दिया था क्योंकि आवेश के बारे में सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट भी कौन था? बताने वाला आवेश ऐसा कुछ होता है, या थेल्स ने बताया, पर उसको प्रूव किसने किया था? कुलाम ने कहा था। और Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? IT होता है। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ में यदि धारा बह रही है जितने समय तक, इसका मतलब उसमें आवेश है। तो अपन आवेश की एक परिभाषा यहां से यह भी बना सकते हैं कि किसी पदार्थ के विद्युत में होने के गुण को अपन आवेश कहते हैं। क्या बना सकते हैं? किसी पदार्थ के विद्युत में होने के गुण को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? आवेश कहते हैं। अर्थात यदि कोई पदार्थ है उसमें आवेश, यदि उसमें विद्युत है तो 100% उसके अंदर आवेश भी होगा, अपन ऐसा बोल सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। आवेश की जो विमा होती है वो 80 होती है। क्या होती है बेटा? A1
T1 होती है। ये मैं अभी आपको आवेश प्रॉपरली पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें बताऊंगा, अभी ये मैंने आपको बेसिक बताया। उसके बाद में बेटा एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने सबसे पहले बताया था कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। अर्थात आवेशों के प्रकार के बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेटा देखो, मैं अभी आपका चैप्टर वो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया है। मैं आपको पहला जो चैप्टर है उसके अंदर क्या चलेगा, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो बेसिक अपन कर रहे हैं। तो उस बेसिक को अपन को ध्यान में रखना है और उस बेसिक को अपन को क्लियर करना है। तो हम यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन की। तो ध्यान से सुनो बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंसेप्ट भी समझाया है कि धनात्मक आवेश तो तब बनता है जब किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और ऋणात्मक आवेश तब बनता है जब किसी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, था इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। मैंने आपको ये बेसिकली आपको मैंने क्लियर किया है, मैंने आपको ये चीजें समझाई है। अब बेटा आगे अपन बात करें तो आप आगे ये चीज मान के चलो कि मैं देखो बेटा अभी फिर कह देता हूं, मैं अभी आपको प्रॉपरली चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में अपन प्रॉपरली जो स्टार्टिंग है वहां से पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर अपन कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आपको बेसिक समझना है। तो अब आगे समझो कि आपने ये सुना होगा कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है और माइनस से माइनस को प्रतिकर्षित करता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात प्लस वाला माइनस को आकर्षित करता है, माइनस वाला प्लस को आकर्षित करता है। तो सर ऐसा क्यों होता है? तो देखो बेटा, एक शब्द है विद्युत क्षेत्र। क्या शब्द है? विद्युत क्षेत्र। तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आता है तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अपन को यह नहीं समझना है, अपन को अभी यहाँ पे यह समझना है कि जैसे एक अपने पास आवेश है प्लस आवेश, एक है माइनस आवेश। जो प्लस आवेश होता है उसका विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। मतलब धनात्मक आवेश ये कहता है कि मैं लंबवत बाहर की ओर जाना चाहूंगा, ऐसे। मतलब धनात्मक आवेश है वो हमेशा ऐसे दूर भगना चाहता है, ऐसे। ऋणात्मक आवेश ये कहता है पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होता है। मतलब ऋणात्मक आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होता है, अतः ऋणात्मक आवेश होता है वो ऐसे आना चाहता है और धनात्मक आवेश से जाना चाहता है। ऋणात्मक आवेश तो क्या करना चाहता है? आना चाहता है। और धनात्मक आवेश क्या होता है बेटा? जाना चाहता है। अब ये कैसे करता है काम? ध्यान से देखो, मेरे पास दो आवेश है, एक धनात्मक आवेश ये है, दूसरा धनात्मक आवेश ये वाला आवेश का विद्युत क्षेत्र इधर की ओर जाएगा, ये वाला विद्युत क्षेत्र इधर की ओर जाएगा। भाई इसका प्लस है तो ये ऐसे ही तो जाएंगे, इसके कारण ऐसे जाएंगे। अब देखो ध्यान से समझना, ये वाला आवेश बोल रहा है कि मैं इधर की ओर जाऊंगा, ये वाला बोल रहा है मैं इधर की ओर जाऊंगा। दोनों के अंदर बेटा यहाँ पे शिंग अड़ गए, तो यहाँ पर ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? जैसे इंडिया वाले बोलते हैं बॉर्डर के ऊपर, अपना बॉर्डर है, इंडिया वाले बोलते हैं हम पाकिस्तान की ओर जाएंगे, पाकिस्तान वाले बोलते हैं इधर की ओर आएंगे, तो वहां पे प्रतिकर्षण का माहौल बना हुआ रहता है कि वो उनको धकेलते हैं, वो उनको धकेलते हैं। जैसे दो बॉयज है वो आपस में लड़ रहे हैं, वो उसको धक्का मार रहा है, वो उसको धक्का मार रहा है, वो बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा, वो बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा। दोनों के बीच में वहां पर जहां उनके हाथ क्लोज होते हैं वहां पे प्रतिकर्षण लगता है, वो उस पे, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है बेटा? प्रतिकर्षण लग रहा है। तो कैसे लग रहा है प्रतिकर्षण? समझ में आया कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण कैसे होता है? सर ये प्लस वाला तो समझ में आ गया, माइनस वाला बताओ। तो देखो बेटा, माइनस वाले में क्या होता है, ये ऋणात्मक आवेश है, ये भी ऋणात्मक आवेश है। ये बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा, ये बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल दो बॉयज हैं, मैंने दोनों को पकड़ा, वो ऐसे समझ लो दो बेल है, एक बेल उधर जा रहा है, एक बेल इधर जा रहा है, मैंने उसकी रस्सी पकड़ ली, उसकी रस्सी पकड़ ली, दोनों को ऐसे पास ला रहा हूं। वो बोल रहे नहीं हम उधर दौड़ेंगे, वो उधर दौड़ रहे हैं, मैं उनको जबरदस्ती पास ला रहा हूं। तो कभी ला पाऊंगा क्या? नहीं ला पाऊंगा ना। क्यों? वो उधर बल लगाएगा, वो उधर बल लगाएगा, दोनों दूर जाएंगे, मैं उनको पास लाऊंगा, वो दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? दूर जाएंगे। तो वो जो सेंटर पॉइंट है वहां पे क्या लगेगा? वहां पे भी प्रतिकर्षण लगेगा। तो बेटा यहाँ पे प्रतिकर्षण लगेगा, ये बोल रहा मैं इधर जाऊंगा, वो बोल रहा मैं उधर जाऊंगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब बात आती है कि सर विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। वो कैसे होता है? तो समझना बेटा, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। प्लस वाला बोल रहा है मैं इधर की ओर जाऊंगा,
क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमेशा भार की ओर ही होता है, पृष्ठ के लंबवत। और माइनस वाला बोल रहा है कोई भी है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ। तो ये इधर जाना चाहता है, इसको जाने के लिए देखो यहाँ पे जगह मिल गई, मिली कि नहीं मिली। ये वाला इधर जाना चाहता है, ये वाला इधर जाना चाहता है, और इसको देखो बेटा यहाँ पे जगह मिल गया। वापस से समझो इस चीज को, मैं वापस से क्लियर करता हूँ कि ये अपने पास प्लस आवेश है, ये अपने पास माइनस आवेश है। प्लस वाला इधर जाना चाहता है, माइनस वाला बोल रहा है पृष्ठ के लंबवत कोई भी हमारे पास है आ जाओ। तो अब देखो बेटा, ये वाला इधर जाना चाहता है, तो देखो ये वाला इधर जाना चाह रहा है इधर, और वो वाला बोल रहा कोई भी है आ जाओ। तो जब यहां से यहां जाने के लिए इसको बीच के अंदर कोई बल लगाना पड़ा क्या, नहीं लगाना पड़ा। क्यों, ये इधर जाना चाह रहा था और वो उसको बुलाना चाह रहा था, तो इसलिए बेटा इन दोनों के बीच में यहाँ पे कौन सा बल लग गया, यहाँ पे जो बल लगा वो कौन सा लगा, आकर्षण बल लगा। और बेटा आप व्यवहारिक रूप से भी देख सकते हो, विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है कि नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, वो इसीलिए होता है अट्रैक्शन फोर्स। और सेम होते हैं उसके अंदर बेटा हमेशा रिपल्सन फोर्स होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों से कि सभी बच्चों को ये जो मैंने बेसिक पढ़ाया इस चैप्टर का वो समझ में आ गया है। कल से बेटा अपन इसी चैप्टर को प्रारंभ से बिंदु अर्थात टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे, और सारे बच्चे अपन मिलकर बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है बेटा, थैंक यू। हाँ बेटा, आपको सुनने की तो बहुत ही रहती है कि सर कुछ तो सुना के चले जाओ। बेटा क्या ही सुनाऊं मैं आपको, सुनाना क्या है, ये दुनिया है, गोल है, जैसा हम देखते हैं वैसी दिखती नहीं है। सबका अपना अपना देखने का तरीका होता है। मुझे ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है, सामने वाले को ये बहुत गंदी लगती है, किसी को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, किसी को मैं बहुत बुरा लगता हूँ। तो अपना अपना नजरिया, इस नजरिए को अपने अकॉर्डिंग ही सब सेट रखेंगे। कभी कोई मेरे हिसाब से नहीं सोच सकता, कभी आप अपने हिसाब से नहीं सोच सकते। बट आपको ये बात इसलिए कही है कि आपको अपना नजरिया ऐसा बना के रखना है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, आप ये सोच के पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा, आपको याद भी होगा, और आप सक्सेस भी होगे। थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू बेटा।